नमस्कार दोस्तों, कुंदन स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुंदन मिश्रा। आज मैं पाठ 1 चैप्टर 1 एनसीईआरटी का रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया लाया हूं। तो इस सेशन के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और इस सेशन को एंजॉय कीजिएगा तथा आप लोग को जो भी डाउट रहेगा वो कमेंट में पूछिएगा। और हमारी प्लस को ज्वाइन करने के लिए 9304522995 जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल नंबर दे दूँगा, उससे आप जुड़ जाइएगा या उस पर मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको प्लस के बारे में और बताऊँगा। आप टेलीग्राम पर अगर अभी तक नहीं जुटे हैं तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएं। उस पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, वीडियो लिंक सब मिलेगा उस पर, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी होता है सब मिलेगा। तो हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। तो आगे बढ़ते हैं, चलो, और सेशन को लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए अध्याय 1 चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो बाबू, ये हिंदी में, अगला वीडियो मैं इंग्लिश पे भी डाल दूंगा इसके बेसिक। अभी हिंदी में डाला हूँ। ओनली बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो हिंदी में पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे, BFEB बिहार बोर्ड के बच्चे जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है बिहार। तो मैं हिंदी में बना हूँ। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर हिंदी में भी बनाइए वीडियो, तो मैं हिंदी में बनाया हूँ। तो देखो बाबू, इंग्लिश में आज नहीं, आज हिंदी में। देखो इसको हम जूम थोड़ा कर देते हैं, आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। देखिए पहला लिख रहा है, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं। सेकंड पॉइंट, लोहे का तवा, तफला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का कीवन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है, हमारे शरीर को भोजन पचा लेता है, हमें सांस लेते हैं। देखिए ये सब जितने भी हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि लोहे का तवा, तफला कील को हम वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। देखो बाबू, लोहे का सामान अगर हम वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं इन्वायरमेंट में, तो उसमें जंग लग जाता है बाबू, रस्टिंग हो जाता है। लोहे का सामान जो होता है उसमें जंग लग जाता है, तो तुम लोग जानते ही होंगे बाबू। तो देखो फिर आगे बोल रहा है, भोजन पकाया जाता है। भोजन का पक जाना ये कौन सा अभिक्रिया है? केमिकल है अभिक्रिया, जो केमिकल होता है ये प्रोसेस है, या फिर हमारे भोजन में पच जाता है, ये भी केमिकल प्रोसेस है। भोजन को पच जाना हमारे पेट में HCl के द्वारा, वो भी केमिकल प्रोसेस ही है ना। तो इसी कारण HCl के द्वारा हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा हमारे भोजन का पक जाना भी तो ये केमिकल प्रोसेस है। और हमें सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसको भी श्वसन दोहन को भी केमिकल ही प्रोसेस है। देखिए आगे पढ़े, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। देखो अभी हम बताए थे कि रासायनिक परिवर्तन है लोहे को जंग लग जाना। देखो रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक जो है टेम्परवरी और परमानेंट। देखो अगर हम जब कोई भी पेपर को जलाते हैं, बर्न करते हैं उसको, पेपर को, तो वो राख बन जाता है। राख को हम फिर पेपर बना सकते हैं? नहीं। दूध को हम दही बना सकते हैं? अगर दूध को हम दही बना दिए तो फिर दही ये देखो ये परमानेंट है, परमानेंट चेंज ही है, कभी नहीं बदल सकता है, समझे? तो वही परमानेंट चेंज यही है, समझ गए आप लोग? परमानेंट चेंज वही है और ये ऐसा चेंज है जो टेम्परवरी चेंज रहता है। अगर हम किसी चीज़ का कलर छूट गया तो उसको कलर भी बना सकते हैं, पेपर फट गया तो उसको हम चिपका भी सकते हैं। तो टेम्परवरी चेंज है, लेकिन ये परमानेंट चेंज है, केमिकल चेंज इसको भी बोलते हैं। तो केमिकल परिवर्तनों के हमें पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। देखो 9th में तुम लोग पढ़े होगे बाबू ध्यान से, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज बहुत अच्छे से पढ़े होगे। तो वही है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे रासायनिक परिवर्तन हुआ, जैसे आपका लोहा जो ऊपर एग्जाम्पल है, लोहा अगर जंग लग गया लोहा में तो ये रासायनिक ही परिवर्तन है, क्योंकि फिर तो लोहा हम इसको बना नहीं सकते हैं। तो जंग लग गया। देखो बाबू इससे क्वेश्चन भी आता है, जंग लग जाता है जो लोहा में जब जंग लगता है, लोहा में, आयरन में जब जंग लगता है, आयरन में जब जंग लगता है तो कौन उसका जो होता है वेट वो बढ़ जाता है कि घट जाता है? ऑप्शन हम इसका दे देते हैं, रुको तुम लोग का। अगर जंग लग जाए तो बढ़ जाता है कि घट जाता है? पहला ऑप्शन बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन घट जाता है, या तीसरा ऑप्शन कि बराबर ही रहता है, बराबर ही रहता है।
देखो बाबू, इसका आंसर होगा कि इसका आंसर होगा बढ़ जाता है, क्योंकि लोहा में जब भी जंग लगेगा लोहे में तो उसका जो है बढ़ जाता है। देखते हो कि तुम कबाड़ी वाला आता है, तुम लोग फिर लोहा हुआ खरीदने, जो पैसा वैसा दे के लोहा हुआ बेचते हैं, देखना वो लोहा जो जंग लगा हुआ रहेगा वो पीट पीट के उसको निकालता है पहले लोहा को और फिर लेता है, क्योंकि उसमें जंग लग जाता है तो लोहे का जो है ना वेट बढ़ जाता है, उसका नाम बढ़ जाता है। इसी कारण वो पीट पीट के लेता है कि वेट कम रहे, समझे। तो लोहे में जब भी जंग लगता है तो उसका जो वेट रहता है वो बढ़ जाता है। अब चलो अगला यहाँ से शुरू करते हैं। देख सकते हो, आप शायद सोच रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या। रुको, हम इसको डिलीट कर देते हैं, तुम लोग भी पढ़ लेना इसको, और जूम अगर चाहते हो तो जूम भी कर देते हैं। रुको 1 मिनट, उसको जूम हम कर देते हैं। देखो तो ठीक है, तुम लोग को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आज HD क्वालिटी में सब है बाबू, समझे, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, देख लेना। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों का उत्तर के लिए आइए नीचे क्रियाकलाप करते हैं। देखो, क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट करेगा, कैसे पता चलेगा कि रासायनिक हुआ है। ये तुम लोग को बता दिए कि जो परमानेंट चेंज होता है वो रासायनिक होता है, लेकिन ये क्रियाकलाप क्योंकि ये बुक है तो बुकिंग तरह ना पढ़ाएगा बाबू, पूरा आपको क्रियाकलाप ये सब समझाएगा। ये सब एग्ज़ाम में बहुत कम आता है क्रियाकलाप, हम लोग को एग्ज़ाम देख के करना है, समझे। एग्ज़ाम में क्या क्या आता है ये देख के हम लोग को करना है, तो ये सब बहुत कम आता है। क्रियाकलाप पढ़ने से अच्छा है तुम लोग बाबू कि आगे हम बढ़ते हैं। तुम लोग ये मैग्नीशियम जलाएगा और फिर रगड़ के देखेगा जीवन तो कलर चेंज होगा, यही सब दिखाएगा। उससे अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग को। हम इसको जूम आउट कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ, और रासायनिक समीकरण में वो सब नहीं, रासायनिक समीकरण देखो ये पूछता है एग्जाम में। क्रियाकलाप 1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य से किसी रासायनिक अभिक्रिया को बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप से भी लिखा जा सकता है, इसे सब समीकरण के रूप में भी लिखा जा सकता है। सरलता विधि ऊपर दिएगा। देखो एक ही बात है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को दोनों को साथ में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, जिससे कार्बन प्लस O2 CO2 हो जाता है। कार्बन प्लस O2 CO2 हो जाता है। इसको बैलेंस भी कर दो, 2C कर दो तो देखो तो CO2 हो जाता है। उसी तरह से रासायनिक समीकरण में यही ऊपर वाला देखो, इतना बड़ा तुम अगर पढ़ते इसको, इतना बड़ा जो है इसको तुम पढ़ते, और इसमें बस यही बताया है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन को अभिकारक, देखो ये जानना तुम लोग को बहुत ज़रूरत है। नीचे वाला हम बताते हैं अभी। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये वही CO2 दो को अगर हम मिलाएंगे, देखो संयोजन विनियोजन डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विस्थापन द्विविस्थापन अपचयन उपचयन आगे पढ़ना है, उसमें तुमको और क्लियर होगा ये सब। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों हो गया, ये आगे के लिए संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है बाबू। ये जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसको हिंदी में कॉम्बिनेशन कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसी का ये उदाहरण है बाबू, तुम लोग देख सकते हो। बन गया वो दोनों। और फिर देखो संतुलित, आइए देखो अभिकारक नीचे देखो लिखा हुआ है और उत्पाद लिखा है, देखो नीचे देखना, अभिकारक है उत्पाद है। तो कैसे पता चलेगा कौन अभिकारक है। जब रिएक्शन हो रहा है ना, जैसे C+2 CO2, ये बैलेंस हम कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए भी इस चैप्टर में पढ़ना है तो हम आगे सिखाएंगे। बैलेंस तक करके चैप्टर का सेशन एंड करेंगे, फिर अगले दिन होगा अगला चैप्टर, अगला सेशन अगले दिन होगा। देखो इसको जो रिएक्शन के पहले जो भाग लेता है इसको हम अभिकारक कहते हैं। इसको जो आता है इसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। यहाँ कहीं उत्पाद भी होगा या प्रतिफल होगा, इसको हम अभिकारक कहते हैं। एक ही शब्द अभिकारक इसको हम लोग कहते हैं। देख सकते हो तुम लोग। सी देखो तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg+O, देखो हम तुम लोग को दिखा देते हैं। मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन बन गया MgO बन गया। तो ये जो है ना बाबू, ये अभिकारक है जो रिएक्शन के पहले, जो अभिक्रिया के पहले भाग ले उसको हम अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया के बाद जो प्रतिफल आए, जो आए क्या बना वो, उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। समझ गए? ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में एग्जाम में। अब तो 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत VVI क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट तक इसका बने रहिएगा, ठीक ना। और चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम कट कर देते हैं यहाँ आई बैंड, और चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब बोल रहा है, देखो यहाँ से तुम्हारा इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, इसे उत्पाद कहते हैं। देखो यहाँ पढ़ाया गया था, जो हम नहीं पढ़े लेकिन तुम लोग को बता दिए। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिससे रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक, देखो यहाँ अभिकारक कहते हैं, दिए हुए भी। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण उसे उत्पाद कहते हैं। देखो बुक लैंग्वेज से अगर पढ़ोगे तुम लोग को अभी तक नहीं पता चलता कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। बता दिए कि जो रिएक्शन में जो पहले भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, जो प्रतिफल आता है उसको उत्पाद कहते हैं। समझे? देखो हम नीचे शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उसके मध्य का एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जो हम अभी बताएं तुम लोग को बाबू, तीर का निशान या बराबर से भी हम लोग कर सकते हैं, समझे, या तीर ही का निशान सही रहेगा आप लोग का। तीर का निशान से हम लोग कर सकते हैं, जैसे Mg प्लस O2 हम बनाए थे तो MgO बन गया था। तो ये तीर का निशान बराबर या तीर का निशान से रिएक्शन करते हैं। देखो आगे पढ़ते हैं तो बताएगा। जैसे अभिकारक के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHF लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, फुल फॉर्म होता है LHF का। इस प्रकार उत्पादों के बीच योग लगा कर चिन्ह लगा कर उससे RHF लिखा जाता है, जिसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तीर का फीरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने का दर्शाता है। वही बात हो गया बाबू, ये पूरा लाइन पढ़ के यही हम लोग का शब्दार्थ निकला कि अगर हम C प्लस O2 बनाते हैं तो CO2, इसमें अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है। तो देखो रिएक्शन के पहले जो भाग लिया ये अभिकारक है, रिएक्शन के बाद जो आया प्रतिफल उत्पाद है। समझ गए तुम लोग? इतना लैंग्वेज में पढ़ोगे तो बहुत लंबा जाएगा, समझने का फिर कोशिश करना तुम लोग बाबू। चलो और नीचे हम करते हैं, जूम हम कर देते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, संतुलित असंतुलित, अभी हम तुम लोग को बताए थे बाबू। संतुलित समीकरण असंतुलित समीकरण तुम लोग को हम पढ़ाएंगे। संतुलित समीकरण में कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको हम संतुलित करेंगे, कैसे उसको बैलेंस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनबैलेंस, बैलेंस इक्वेशन, तो अभी हम तुम लोग को पढ़ाएंगे बाबू। चलो पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इसे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जाता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करेंगे तो उपयुक्त समीकरण इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो इसको समीकरण करके जैसे हम तुम लोग को बताए थे बाबू कि लिखा हुआ रहता है C प्लस O2, तीर का चिन्ह CO2, लेकिन देखो ऑक्सीजन का भी 2 ठो मॉलिक्यूल है, कार्बन का भी 2, लेकिन ऑक्सीजन का एक ही है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ये बैलेंस हो गया, समझे। तो बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ मिलाना पड़ता है, अभिकारक को भी मिलाना पड़ता है और उत्पाद को भी मिलाना पड़ता है। देखो हम बता देते हैं, अभिकारक में जितना मॉलिक्यूल रहेगा उतना उत्पाद में भी मिलाना पड़ता है, उत्पाद में भी मिलाना पड़ता है, समझे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तीर के निशान की बाईं ओर तत्वों का परमाणु की संख्या की गिनती का तुलना करें तथा दाईं ओर को मिला। देखिए वही बात इसमें भी, तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। संतुलित वही हम बताएं, जैसे संतुलित करना है आपको H2O वाटर का, ये हाइड्रोजन का एक आइटम, और ऑक्सीजन H2O को कीजिए या CO2 को कीजिए, जैसे CO2 को हम करते हैं प्लस O2 इक्वल
टू CO2। ऑक्सीजन का 2 एटम जब प्रतिफल आ रहा है बाबू, देखो ऑक्सीजन को भी 2 एटम दिखा रहा है, कार्बन का भी 2 एटम दिखा रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 ही दिखा रहा है, कार्बन का तो नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ 2 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। समझे आप लोग? तो ये संतुलित करने के लिए दोनों तरफ बराबर एटम रहना चाहिए। संतुलित के लिए देखिए हम लिख देते हैं डिलीट करके, संतुलित के लिए बैलेंस के लिए इंग्लिश में भी लिख देते हैं, बैलेंस के लिए दोनों तरफ बराबर एटम होना चाहिए। देखिए आप लोग समझ गए होंगे अब तो, दोनों तरफ बराबर ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 1.1.2 में 1.1.2 में संतुलित रासायनिक का महत्व क्या है, इसका जो है महत्व क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका महत्व, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। अर्थात देखिए एटम आप लोग पढ़े हैं, एटम इतना सॉलिड पार्टिकल है, न उसको नॉट बी मेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड रहता है, न उसको बना सकते हैं न उसको विनाश कर सकते हैं। नॉट बी मेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी मेड डायलॉग है बाबू, एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड TROD डिस्ट्रॉयड। उसको ना हम लोग बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ना उसको हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। देखिए यहाँ यही बात लिखा हुआ है, देखिए आप लोग को हम बता देते हैं, ना निर्माण होता है न ही विनाश, वही बात लिखा हुआ है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद तत्व का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्द में रासायनिक अभिक्रिया को पहले उसके पश्चात प्रत्येक तत्व को परमाणु संख्या समान, इसलिए हमें कंगाली समीकरण का संतुलित करना आवश्यक है। क्यों संतुलित करना आवश्यक है, क्यों बैलेंस करना आवश्यक है, मैं अपना बता रहा हूँ बाबू कि क्यों बैलेंस करना आवश्यक है। दोनों तरफ बराबर रहेगा एटम का मॉलिक्यूल, तभी ना जो प्रतिफल आएगा वो बराबर में आएगा। इससे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, इसके लिए संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे जिंक यहाँ दिए हुए उदाहरण में जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बन गया ZnH2SO4, तो ZnSO4 प्लस H2। देखो ये जो हो गया, ये देखो ये जो है ये विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, क्योंकि देखो जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव सीरीज में ऊपर है, रिएक्टिव है, ज़्यादा है, तो वो उसका पार्टिकल को छीन लेगा। तो ये अथी का भी उदाहरण है, उसको क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया को। चलो रासायनिक अभिक्रिया देखो 2021 का ही है बाबू, कोई साल दूसरे साल का नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ बुक में भी है 2021 का, तो हम लोग जिसका तैयारी कर रहे हैं। और नीचे हम लोग बढ़ते हैं, ये देखो पूरा बताए हुए है कि कैसे संतुलित किया जाता है। तो इस वीडियो में हम यही बता रहे थे कि संतुलित तक मैं अगला वीडियो देखिए, वीडियो 19 मिनट का अभी 20 मिनट का बन गया है, तो मैं अगला वीडियो तुरंत अपलोड करूंगा बाबू। इस वीडियो को अपलोड होने के बाद तुरंत अपलोड करूंगा। उस वीडियो में सब संतुलित करने के लिए मैं बता दूंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये वीडियो अभी ही 20 मिनट का हो गया है। तो अगला वीडियो में डालूंगा तो ये करते करते देखो क्या चरण तक है, 7 चरण तक है, फिर क्वेश्चन है, तो करते करते 1 घंटा हो जाएगा। तो उतना बड़ा वीडियो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे। तो इतना तक हम बता दिए, अगला दिन हम चौथा पेज से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को
लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपका दोस्त नहीं पढ़ पा रहा है तो इस लॉकडाउन में पढ़ सके। तथा अगर आप मेरा प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, या आप लोग लिख लीजिए, एक बार मैं बोल देता हूँ 9304522995 930 452 2995। ये नंबर पर आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिएगा तो आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट होगा। कुछ फ़ी के रूप में कुछ लिया जाएगा तो उस पर जुड़ जाइएगा, समझे। तो वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।